नमस्कार, मैं हूं अर्चना। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है खबर दोपहर का। चलते हैं पहली खबर की तरफ। कोलकाता रेप कांड की ज्वाला पूरे देश में धधक रही है। हर तरफ बस एक ही आवाज सुनाई दे रही है कि कोलकाता की निर्भया को इंसाफ कब मिलेगा। जी हाँ, नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। कोलकाता की बेटी से हुए उस जघन्य कांड को महसूस करने पर भी रूह कांप जाती है। तो जरा सोचिए कि जिस बेटी के साथ वारदात को अंजाम दिया गया, आखिर उस पर क्या बीती होगी। रेप कांड के बाद से पूरे देश भर के डॉक्टर्स गुस्से में हैं और बदसूरत ये प्रदर्शन जारी है। इस मामले पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि इस देश की इस हिंसा के पीछे साजिश है और वाम और राम इकट्ठे होकर ये सब कर रहे हैं। दरअसल आरजी कॉलेज में हुई तोड़फोड़ को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसा मानना है कि इसके पीछे कोई साजिश हो सकती है। आधी रात कहां से आई भीड़? क्या सबूत मिटाने की साजिश रची गई है? आरजी कॉलेज में तोड़फोड़, बताते हैं कि हिंसा फैलाने वाले आखिर कौन थे। चौथा सवाल, पुलिस का इनपुट आखिर क्यों हुआ फेल? बता दें कि आरजी कॉलेज में तोड़फोड़ का पहला सवाल कि आधी रात को कहां से आई। क्या आरजी कॉलेज के दूसरा सवाल आपको बताते हैं, क्या सबूत मिटाने की साजिश की गई या हिंसा फैलाने वाले आखिर कौन थे। चौथा सवाल, पुलिस का इनपुट आखिर क्यों हुआ फेल। या मिटाने का प्रयास करना, वही मानसिकता कन्नौज में देखने से मिल रही है। और मानसिकता का प्रमाण और देखिए कि समाजवादी पार्टी की एक महिला नेत्री ये कहती हैं, इससे ज्यादा आपत्तिजनक और दुखद बयान नहीं हो सकता कि वो कह रही कि 15 साल की बच्ची शाम को कौन सी नौकरी पाने के लिए वहां गई थी। जब ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि वो समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए लोगों के द्वारा इस प्रकार के कृत्य किए जा रहे हैं, तो जैसा संवेदनहीन बयान और आचरण पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस का है, वैसा ही यहां समाजवादी पार्टी का। तो कन्नौज से लेकर कोलकाता तक महिलाओं के प्रति घृणा विद्वेष के साथ साथ अपराधियों को संरक्षण देने की एक खतरनाक मानसिकता दिखाई पड़ रही है। चिकित्सकों के ऊपर जो कुछ हुआ है और उस कारण से चिकित्सकों के मन में जो रोष है, हम उसे भली भांति समझते हैं। आपको याद हो, कोरोना काल में भी यही हुआ था। स्वास्थ्य कर्मियों पर आक्रमण और कई जगहों पे प्राण घातक हमले हुए थे और उस समय मोदी सरकार को एक स्पेशल प्रावधान करना पड़ा था उन लोगों की रक्षा के लिए। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे साथ सपा प्रवक्ता धर्मेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र जी, कोलकाता के हॉस्पिटल में जो आग फैली थी वो अब धीरे धीरे पूरे देश में फैलती जा रही है, लेकिन अभी तक न्याय कहां पे है, ये किसी को अभी तक बताया जा रहा कि कब इस चीज को लेकर न्याय होगा। क्या कहना है इसके बारे में आपको? देखिए, जो भी कलकत्ता के अंदर हुआ वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसी घटना किसी भी सभ्य समाज के माथे पर कलंक है जी। अब सवाल ये उठता है कि उस घटना के बाद जो चीजें बन रही हैं, जिस तरह से वहाँ प्रदर्शन हुआ, कहीं न कहीं कुछ न कुछ लापरवाही जरूर है प्रशासन की, लोकल स्थानीय। लेकिन उन लोगों ने केस का अनावरण कर किया और उसके बाद कोर्ट के ऑर्डर पर सीबीआई गई। तो सिर्फ सीधी सी बात है कि उसका इन्वेस्टिगेशन हो जाए और स्पीडी ट्रायल करके एक मील का पत्थर की तरह जो है फैसला हो, जिससे आने वाली पीढ़ियां सबक ले और कोई भी इस तरह का अपराध करने की हिम्मत या जरूरत न कर सके। धर्मेंद्र जी, लेकिन ऐसा क्यों है कि पीड़ित को न्याय दिलाने की बजाय सभी पार्टियां इसे राजनीतिकरण क्यों दे रही हैं? नहीं, राजनीति कोई पार्टी नहीं कर रही। जिस तरह से सब अपनी भूमिका का निर्वहन सही से नहीं कर रहे हैं, चाहे मीडिया हो उसका ट्रायल कर रहा है, चाहे समाज के अन्य वर्ग लोग, चाहे देखिए प्रदर्शनकारी किस तरह से अस्पताल में जाकर के तोड़ फोड़ कर रहे हैं। तो हमारा कहना यह है कि सभी को एजेंसियों पर भरोसा करना चाहिए
और तथ्यात्मक तरीके से एविडेंस वगैरह इकट्ठा करके उस बच्ची को न्याय दिलाना चाहिए। लेकिन आखिर इसकी छानबीन में या सजा दिलाने में इतना लेट क्यों हो रहा है? बंगाल में जो ममता बनर्जी है, अभी तक किसी भी राज्य में इस तरह की घटना होती थी? सबसे ज्यादा और सबसे आगे वही बोलती थी, लेकिन अब उन्हीं के यहाँ ये घटना हुई है, लेकिन उनका इसके बारे में वो कुछ ज्यादा बोलने की ही नजर नहीं आ रही है। ऐसा क्यों? देखिए, जो अपराध है वो अक्षम्य है और बिल्कुल कोई तुलना किसी अपराध की नहीं की जा सकती। और ममता जी ने भी उनको फांसी दिए जाने की मांग की है, इनको जल्दी से जल्दी न्यायपालिका फांसी दे। लेकिन सवाल ये है कि इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई और दुर्घटना के बाद एक प्रोसेस है, दुर्घटना के बाद इन्वेस्टिगेशन करना, चार्जशीट लगाना, और असली महत्वपूर्ण ये होता है कि जल्दबाजी में कोई ऐसा कदम एजेंसियां न उठा ले जिससे असली अपराधी छूट जाए और कुछ निर्दोष या कोई और लोग, तो असली अपराधी को दूसरा होता है इन्वेस्टिगेशन में, अगर जरा लैक ऑफ इन्वेस्टिगेशन हुआ तो मूल अपराधी भी उसका लाभ न्यायालय पा जाते हैं। तो केवल देर आए दुरुस्त आए, चाहे जो हो 2 दिन 1 दिन एक्स्ट्रा जरूर लग जाए, लेकिन कम से कम सारे साइंटिफिक एविडेंस सब कुछ हो जाए जिससे कम से कम उसको नजीर बने ऐसी सजा मिले। जी धर्मेंद्र जी, लेकिन एक लड़की के साथ इतनी बड़ी घटना हो जाती है, फिर उसके बाद डॉक्टरों का प्रदर्शन, फिर अब वही चीजें तोड़फोड़ और उपद्रव में शामिल, क्या कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता है ये कई साजिश रची जा रही है? आप देखिए, बिल्कुल कुछ भी हो सकता है, इसको इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियां देखेंगी, लेकिन किसी भी सभ्य समाज के माथे पर कलंक है ये घटना। जी धर्मेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राजधानी लखनऊ में आज 1 हफ्ता हो गया है और जो केजीएमयू के डॉक्टर हैं लगातार प्रदर्शन पर अड़े हुए हैं। अपनी मांगों को लेकर तमाम जो डॉक्टर्स हैं, वो रेसिडेंट डॉक्टर हैं, वो अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। मैं तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर जिस तरीके से ये डॉक्टर्स हैं, ये अपना बैनर, पोस्टर और जो तमाम जो डॉक्टर्स हैं वो यहाँ पर अपना प्रोटेस्ट जाहिर कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। तमाम सुरक्षा व्यवस्था जो उनके जो घटना हुई है, घटना को लेकर यहाँ पर जिस तरीके से जो डॉक्टर हैं वो तमाम वो जो डॉक्टर यहाँ पर जो डटे हुए हैं, और इनसे बात करेंगे डॉक्टर से कि जिस तरीके से ये यहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा है, प्रोटेस्ट को देखते हुए यहाँ पर क्या कुछ इनकी मांगे हैं और क्या इनकी जो आगे कहाँ तक ये प्रोटेस्ट जाएगा और किस तरीके से ये मैम क्या मांगे हैं आपकी? क्या डिमांड से कब तक प्रोटेस्ट चलेगा? सबको जस्टिस नहीं मिलेगा तो। अच्छा, डिमांड बेसिक है कि सेफ्टी और जस्टिस होना चाहिए। अच्छा। जिससे डर लगना चाहिए वो क्रिमिनल्स होने चाहिए और जिन्हें निडर होना चाहिए वो लड़कियां होनी चाहिए। पर मुझे तो लगता है कि इस इंसिडेंट के बाद प्लस जिस सिस्टर के साथ बी को मर्डर हुआ उसके बाद लड़कियां और डर रही हैं। जी मैम, शाम को क्या है आप लोगों का प्रोग्राम? शाम को हम लोग 10:90 पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जी। जो हुआ बहुत गलत हुआ डॉक्टर्स के साथ ही नहीं, हम सबसे पहले एज अ फीमेल है, वी आर नॉट एन ऑब्जेक्ट, जी। So we are silently protesting and that's it. And we hope तो ये थे जो डॉक्टर जिनका साउथ तौर पे ये कहना था। मेरे साथ कुछ और भी लोग हैं, इनसे भी बात करेंगे। सर, कब तक प्रोटेस्ट चलेगा ये? जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता है तब तक हम लोग प्रोटेस्ट करने वाले। क्या मांगे हैं, क्या कुछ मांगे हैं आप? सिर्फ जस्टिस होना चाहिए, जल्दी से जल्दी हमको न्याय मिले। और दूसरी बात है सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट में अमेंडमेंट, जिसमें कि जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो हमारे मेडिकल फैकल्टी से हो, ये बिल हो, ये पार्लियामेंट में पास हो, इसमें ना केवल हमारी सरकार पर हमारा विपक्ष की वजह से। अगर ये आपकी मांग नहीं पूरी हुई तो क्या स्वास्थ्य सेवाएं कल ठप करेंगे आप लोग? सर कल मांगे अगर नहीं होती है तो जो जितना भी ओपीडी इलेक्टिव सर्विसेज है वो कल बंद हो जाएगा। अच्छा, अभी का सर यही है। अच्छा, शाम को क्या आपका प्रोग्राम है प्रोटेस्ट का? 10:90 पे लखनऊ के सारे मेडिकल कॉलेजेस इकट्ठा होंगे और वहाँ पर एक शोक सभा रखी गई है 10:90 पर, जिसमें हमारी संख्या और हमारे पोस्टर जो है वही हमारी आवाज होगी। बीसी मैडम से आपकी बात हुई, क्या कुछ बात हुई है वहाँ? बीसी मैम हमारी सारी इंटरनल डिमांड्स की एग्री कर गई है एंड वो खुद हमारे साथ में है इस मसले पे। अच्छा। और आज जो सुबह की रैली हुई वो बीसी मैम ने ही टीचर्स के साथ में शुरू करवाई। अच्छा, तो अब नेक्स्ट स्टेप आपका क्या है? नेक्स्ट स्टेप सर हमारा यही हो गया, शाम का जो 10:90 वाला सभा है और कल हम लोग
काला रक्षाबंधन मनाने वाले हैं पूरे देश के साथ में, जिसमें हमारी बहनें भाइयों के कलाई पर काला रिबन बांधेंगे, क्योंकि इस बात का प्रतीक हुआ कि वो देश पुराना हो गया है, वो भारत पुराना हो गया है। जो साल में एक रक्षाबंधन चाहिए होता था, इस समय पे हर रोज इस देश को रक्षाबंधन की जरूरत है। तो ये थे मेरे साथ रेसिडेंट डॉक्टर, जिनका साफ तौर पे कहना था कि कल ये जो रक्षाबंधन मनाएंगे, ये काला रक्षाबंधन मनाएंगे और तमाम जो इनकी मांगे हैं वो अभी पूरी नहीं अगर हुई तो ये लगातार जो प्रोटेस्ट है, ये प्रदर्शन है, लगातार जारी रहेगा। और रक्षाबंधन की अगर हम बात करें तो ये काली राखी बांधने की बात कही है। और अगर इनकी बात करें प्रोटेस्ट की, तो इनका साफ तौर पे ये भी कहना था कि अगर हमारी ये मांगे नहीं पूरी हुई तो कल ये स्वास्थ्य, ये ओपीडी और वो सारी चीजों को भी ठप करने की बात सामने निकल कर आ रही है। इससे एक बहुत बड़ा मामला ये है कि जो मरीजों को क्या प्रभाव पड़ेगा, ये अब देखने वाली बात होगी। लखनऊ से प्राइम टीवी के लिए ओवैस। इसी पे हमारे संवाददाता ओवैस हमारे साथ जुड़ चुके हैं आगे की जानकारी देने के लिए। ओवैस, आप वहां पे मौजूद हैं जहां पे जूनियर डॉक्टर्स प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ कहना है उनका? क्योंकि कोलकाता में लगी आग अब धीरे धीरे पूरे देश को अपनी आगोश में लेता जा रहा है, तो ऐसे में लखनऊ का क्या माहौल है? जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि लगातार लखनऊ में 6 दिन हो गए और 6 दिन से लगातार लखनऊ में जो केजीएमयू के रेसिडेंट डॉक्टर हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो इससे जो ओपीडी है वो भी प्रभावित हो रही है जी। और पहले तो 2-3 दिन रोज में तो ये हुआ कि लगातार ओपीडी प्रभावित हुई, लेकिन उसके बाद जो सीनियर डॉक्टर हैं उन लोगों के समझाने बुझाने के बाद जो तमाम डॉक्टर रेसिडेंट डॉक्टर है उन लोगों ने ये प्रदर्शन को जो है ऐसी जगह पे किया जिससे जो है मरीजों को समस्या का सामना ना करना पड़े। और लगातार जब देखा जाए तो अब इन लोगों ने आज जो है शाम को 5 बजे 10:90 पे जो है ये प्रोटेस्ट करने की बात कही है। अभी भी लगातार जो है गेट नंबर 1 पे लगातार जितने भी रेसिडेंट डॉक्टर हैं लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं और आज शाम को 5 बजे 10:90 पे ये अपना प्रोटेस्ट करेंगे, जाहिर करेंगे। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो लगातार जूनियर डॉक्टरों की क्या क्या मांगे हैं, क्या क्या उनकी मांगे हैं जो सरकार के आगे रखना चाहते हैं? इनकी जो मांग है सेंट्रल एक्ट, जो डॉक्टर सेंट्रल एक्ट कानून है वो उसको लेकर तमाम जो ये इनकी मांग है कि ये कानून बनाया जाए। और इनकी सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात की जाए तो लगातार इनकी जो सुरक्षा है, सुरक्षा को लेकर जो महिला डॉक्टर रेसिडेंट डॉक्टर है वो लगातार जो है अपनी सुरक्षा को लेकर तमाम सवाल उठा रही हैं कि जिस तरीके से दर्दनाक रेप के बाद कलकत्ता में हत्या हुई है तो किसी और डॉक्टर के साथ ये हत्या ना हो, उसको लेकर तमाम जो डॉक्टर है इनकी ये मांगे हैं। तो और जो कैमराज हैं और जो रेसिडेंस है जहाँ डॉक्टर रहते हैं वहाँ पे कैमराज बढ़ाए जाए और तमाम जो सिक्योरिटी वो बढ़ाई जाए और कानून लाया जाए। कानून जो सबसे बड़ी अहम बात यह है कि इसमें कानून की बात सामने निकल कर आ रही है कि सेंट्रल एक्ट के तहत, डॉक्टर सेंट्रल एक्ट के तहत ये कानून लाया जाए कि जिससे अगर कोई समस्या हो उस पर सख्त कानून जो है लागू हो उसके ऊपर और इस तरीके की कोई घटना आगे ना हो सके। तो इसी क्रम को लेकर तमाम जो डॉक्टर है वो लगातार जो है केजीएमयू में प्रदर्शन कर रहे हैं और आज शाम को 5 बजे कैंडल मार्च निकालेंगे। बहुत बड़ा कैंडल मार्च होगा। लखनऊ के सीनियर से और रेसिडेंट डॉक्टर तमाम जो डॉक्टर है वो 10:90 पे जाकर कैंडल मार्च निकालेंगे। जी ओवैस, जो प्रदर्शन हो रहा है इसमें प्रशासन का कैसा रवैया है, क्या कुछ कहना है उनको इनकी मांगों को लेके, या शाम को जो वो प्रदर्शन करने वाले हैं तो प्रशासन की तरफ से क्या कुछ आपको सुराग मिल पाए हैं कि इनके लिए क्या किया जाएगा, इनके प्रदर्शन को रोकने के लिए या इनकी मांगों को पूरा करने के लिए? देखिए, उनका साफ तौर पे ये कहना है कि जो उनके सीनियर डॉक्टर हैं वो लगातार उनका सपोर्ट कर रहे हैं। अगर बात करी जाए प्रशासन की तो प्रशासन जो है उनको लगातार उनको निगरानी रखे हुए और पुलिस व्यवस्था जो है वो उनके सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से प्रदर्शन के लिए लगातार उनके साथ है। कहीं ना कहीं देखा जाए जिस तरीके से बात चल रही है प्रशासन की, तो प्रशासन लगातार इनको जो है वो इनके साथ रहेगा और जो पुलिस विभाग है वो भी इनके साथ रहेगा। जो ये मार्च निकालेंगे, देखिए इनका साफ तौर पे ये कहना था कि ये मार्च जो निकालेंगे वो शांतिपूर्वक निकालेंगे। जी, हाँ, सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि जैसा कल देखा कि कोलकाता में प्रदर्शन चल रहा था, उसके बाद उसमें उपद्रवियों ने तोड़फोड़ भी शुरू कर दी, तो क्या लगता है इनका प्रदर्शन शांतिपूर्ण होगा या कुछ ऐसे भी अराजक तत्व इनमें भी शामिल होकर इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दे सकते हैं? देखिए, अराजक तत्व की बात की जाए तो अराजक तत्व कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। देखिए, उनका कोई गारंटी और उनका कोई भरोसा नहीं होता है, वो कहीं भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर डॉक्टर की बात करें तो डॉक्टर का साफ तौर पे ये कहना था कि मैं
जो हूँ हम लोग जितने भी डॉक्टर हैं वो कैंडल मार्च निकालेंगे और कैंडल मार्च शांतिपूर्वक ढंग से होगा। अब रही बात अराजक तत्व की, तो वो कुछ भी हो सकता है, वो क्योंकि वो तो जाहिर सी तौर पे है कि उनको जिस तरीके से उपद्रव मचाना होगा तो वो कहीं ना कहीं अगर मचा लेंगे। लेकिन इस बात पे अराजक तत्व की बात पे अगर देखा जाए तो पुलिस प्रशासन को इस बात पे ध्यान देना होगा कि किसी तरीके की कोई गड़बड़ी ना हो। अगर कैंडल मार्च शांतिपूर्वक निकल रहा है तब तो ठीक है, लेकिन अगर इसमें कोई अभद्रता उद्धव मचाने की कोशिश करता हो तो उसको रोका जाए। जी जी रोवेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबर पे नजर बनाइए रखिएगा, हम फिर आएंगे आपके पास। इस मामले पर देश भर में बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है और विपक्षियों को आड़े हाथों ले रही है। वहीं यूपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने 2 लड़कों की जोड़ी और प्रियंका गांधी पर सीधा निशाना साधा है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। 4 राज्यों में आज विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। जानकारी के मुताबिक शाम को चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। दरअसल जम्मू कश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में चुनाव आयोग चुनाव की तैयारियों में जुटा हुआ है। हालांकि चुनाव आयोग की टीम ने महाराष्ट्र और झारखंड का दौरा अब तक नहीं किया। ऐसे में महाराष्ट्र और झारखंड की चुनाव तारीखों का कुछ क्लियर नहीं हो पाया है। इसके अलावा देश में कुछ राज्यों में विधानसभा उपचुनाव होने हैं। वायनाड लोकसभा का उपचुनाव भी इसी माह होना है। बता दें कि निर्वाचन आयोग ने दोपहर करीब 3 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए मीडिया को आमंत्रण किया है। और बता दें कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है, जिसे आने वाले चुनाव की तारीखें पता चल जाएगी। इसमें पता चलेगा कि कौन किसको कहां पे समेटने की कोशिश करेगा। इसी के साथ बता दें कि अभी महाराष्ट्र में कोई भी दौरा नहीं किया गया। इसको लेके ये अनुमान लगाया जाता है कि शायद इसकी तारीखों में कुछ बदलाव हो सकता है। लेकिन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए होने वाले चुनाव की तारीखों का पता चल जाएगी। आज चुनाव की तारीखों की डेट आ जाएगी, क्योंकि बताया जा रहा है कि आने वाले उपचुनाव बहुत ही घमासान और पार्टियों के लिए, इंडी गठबंधन के लिए और भाजपा के लिए बहुत ही अहम रखता है। जहां लोकसभा चुनाव में एक तरफ देखने को मिला उत्तर प्रदेश में भाजपा को कहीं ना कहीं सीटें कम मिली हैं, जिसका खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ा। लेकिन उपचुनाव को जीतने की कोशिश में सारी पार्टियां लगी हुई हैं। फिलहाल अभी तक तारीखों का ऐलान नहीं हो पाया था, जिसके लिए आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, जिसमें इंडिया और एनडीए अब आर पार नजर आएगा। इस उपचुनाव के बाद किस पार्टी का भाग्य कहां पे बैठता है, ये चुनावी घमासान बताया जा रहा है, जिसकी आज तारीखों का ऐलान आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कर दिया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज पता चल जाएगा कि आने वाले उपचुनाव के तारीखें क्या होंगी। अभी तक बताया कि महाराष्ट्र और हरियाणा में दौरा नहीं किया गया है। बाकी जगहों पे दौरा करके अपने अपने चुनाव के लिए लोगों को उत्साहित कर दिया गया है। लेकिन जहां पे अभी दौरे नहीं हुए हैं, वहां की तारीखों को लेके अभी कश्मकश बना हुआ है। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, इसमें तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा, जिसमें इंडिया और एनडीए आर पार नजर आएगा। इसके साथ ही चुनाव की तारीखें बता दें कि 3 बजे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। निर्वाचन आयोग ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, जिसमें आने वाले उपचुनाव के तारीखों की घोषणा कर दी गई है। अभी महाराष्ट्र और झारखंड में कोई भी दौरा नहीं हुआ है, जिस वजह से महाराष्ट्र और झारखंड की चुनाव के तारीखों का अभी क्लियरिफिकेशन नहीं हो पाया है। वहीं बता दें कि महाराष्ट्र और झारखंड के दौरे पे जल्दी ही पार्टियां निकलेंगी। ऐसे में चुनाव आयोग चुनाव की तैयारियों में जमकर जुटा हुआ है और आज 3 बजे निर्वाचन आयोग की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, जिसमें ये डेट क्लियर कर दी जाएगी कि किस तारीख को ये चुनाव होने हैं। झारखंड में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता अभिनव हमारे साथ जुड़ चुके हैं।
अभिनव, आज 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें ये क्लियर हो जाएगा कि आने वाले चुनाव किस तारीख से शुरू होगी। ऐसे में पार्टियां जोरों शोरों से जी तोड़ मेहनत कर रही है, क्या कुछ कहना है आपका इसके बारे में? बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इसमें मिल्कीपुर की बात करें, फूलपुर, मीरापुर, खैर तमाम विधानसभा सीटें शामिल हैं जहां पे उपचुनाव होना है और सभी पार्टियां जो है इस चुनाव की तैयारियों में जुट चुकी हैं। लेकिन वहीं आज इसी बीच जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो अब से कुछ देर बाद 3 बजे करीब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, जिसमें ऐसा माना जा रहा है कि इन उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है और जिसके बाद जो पार्टियां हैं वो फिर अपने प्रत्याशियों का भी ऐलान करेंगी। बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो वो बहुत ही जल्द अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर सकती है। बसपा ने 10 में से 3 सीटों पे अपने प्रत्याशी जो हैं उनको फाइनल कर दिया। इसी तरह समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में अब तक सीट बंटवारे पे सहमति नहीं बन पाई है। दोनों ही पार्टियों के बीच में सीट को लेके पेच फंसा हुआ है कि कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर लड़ेगी। कांग्रेस ने हालांकि 5 सीटों का लड़ने का दावा किया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो वो सिर्फ अपना दल को इसमें एक भी सीट नहीं देती हुई दिखाई दे रही है और आरएलडी की बात करें उसको पश्चिमी यूपी की जो बड़ी पार्टी मानी जाती है उसको सिर्फ एक सीट मीरापुर की देने की इच्छुक दिखाई दे रही है। तो ऐसे में देखने वाली बात है कि बीजेपी में किस प्रकार से जो सीटों का बंटवारा है वो हो पाता है। लेकिन कुल मिला के आज जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में इलेक्शन कमीशन इन उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है और इन तारीखों का ऐलान होने के बाद से देखिए लगातार सभी पार्टियां जो है वो अपनी तैयारियों को और जोर दे देंगी। समाजवादी पार्टी कांग्रेस ने पहले ही 10 सीटों पे अपने प्रभारी जो है उनको तैनात कर दिया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की बात करें, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिल्कीपुर और कटहरी विधानसभा सीट की जिम्मेदारी ली है। इसी तरह डिप्टी सीएम के खाते में भी सीटें गई हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी कई सीटों पर कमान संभाल रहे हैं। तो निश्चित तौर पे देखने वाली बात रहेगी कि इस उपचुनाव में कौन सा दल इंडिया गठबंधन या एनडीए गठबंधन क्या कमाल कर पाता है। लेकिन अब से कुछ देर बाद जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन तारीखों का ऐलान कर देगा। अभिनव, क्या लगता है जो लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे जिसमें सपा को काफी अच्छे जीत हासिल हुई थी, तो क्या लगता है ये आए दिन ये सपा और भाजपा के लिए कांटे की टक्कर होगी उत्तर प्रदेश में? बिल्कुल, निश्चित तौर पे देखिए लोकसभा चुनाव अभी जो हाल ही में संपन्न हुआ इसमें विपक्ष को उत्तर प्रदेश से काफी सीटें मिली और भारतीय जनता पार्टी को ये एक बड़े झटके के रूप में लगा। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा सोचा नहीं होगा कि उसको इतना नुकसान उत्तर प्रदेश में झेलना पड़ सकता था। लेकिन क्या लोकसभा चुनाव के बाद पब्लिक का जो ओपिनियन है वो बदल चुका है या इस विधानसभा उपचुनाव में भी पब्लिक उसी आधार पर वोटिंग करती है? क्योंकि उपचुनाव जो है उसको कहीं ना कहीं सत्ता का चुनाव भी कहा जाता है और उपचुनाव में तमाम तरह की जो चीजें हैं वो सामने आती है जिसमें कहीं ना कहीं विपक्ष जो है तमाम प्रकार के आरोप लगाता दिखाई देता है। तो देखने लायक बात रहेगी कि विपक्ष इसमें क्या कुछ हासिल कर पाता उपचुनाव में, क्योंकि 5 सीटें इसमें समाजवादी पार्टी के पास है और 5 सीटें जो है वो समाजवादी पार्टी के पास नहीं है। तो 10 में से कितनी सीटों पे जो विपक्ष है वो इस बार काबिज हो पाता है, ये बहुत देखने लायक बात रहेगी। जी अभिनव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबर दोपहर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहें प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। चौकसी हॉस्पिटल नरसिंहपुर की ओर से समस्त देशवासियों को 78वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन पूर्वांचल का सर्वश्रेष्ठ नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेज, जहां आपको मिलता है बेहतरीन स्मार्ट क्लासरूम, कैफेटेरिया,